morning and a very warm welcome to News Edge with फरिया इदरीस। 19 साल बाद आज पाकिस्तान के मैदान आईसीसी टूर्नामेंट से आबाद हो गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज कराची में आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट के पहले मैच में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। शुरू में तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रही, ताहिम जैसे जैसे वक्त गुजरा 2 सेंचुरीज की वजह से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 321 रन का टारगेट दिया। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने दिल खोल कर रन दिए और न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा टोटल बनाने में ज़बरदस्त मदद फराहम की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने रवायती खेल का मुजाहरा करते हुए जवाब में बड़ी सुस्ती से बैटिंग का आगाज़ किया। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता सुस्त अंदाज में खेलते हुए नजर आए और फिर आउट हुए और पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 2 विकेट्स खोकर सिर्फ 22 रन बनाए। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज ऐसे बैटिंग करते रहे जैसे ये वनडे नहीं बल्कि टेस्ट मैच हो, मगर अनफॉर्चुनेटली ये वनडे था। इस मैच का नतीजा वही निकला जो कि ऐसी भयानक बैटिंग की वजह से निकलना था और हमारी क्रिकेट टीम ये मैच हार गई, यानी पाकिस्तान ये मैच हार गया। ये मैच हारने के बाद अब पाकिस्तान को इतवार को भारत से एक बहुत बड़े मुकाबले का सामना है और ये मैच दुबई में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान अगर वो मैच भी हार जाता है तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। चंद माह कबल यही पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका जैसे ममालिक से शिकस्त खा चुकी है। उस वक्त क्या कहा था वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ने, लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान तो आज एक बहुत ही अहम मैच हार चुका है, ताहिम मुल्क के मैदान इंटरनेशनल क्रिकेट के जरिए आबाद हो चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान के मैदान आबाद होने पर इंटरेस्टिंग मैसेजेस दिए हैं। लेट्स वॉच दैट। भूल जाएंगे किसके साथ मैच है। बेसिकली अपने माइंडसेट को जीतने के लिए विन 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 वाला फिलॉसफी पे काम करें तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। मैच की हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन फाइटिंग मैच होना चाहिए और ये बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी और कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। इंडिया का पाकिस्तान में ना खेलना ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान को ये मौका मिला है अपने सारे बदले चुकाने का और अपने ख़ास दुश्मन भारत के साथ जो मैच है संडे को, उनको थप्पड़ पड़ना चाहिए मुंह के ऊपर। जो वो पाकिस्तानी ना आए तो इंशाल्लाह दुबई में उनको मार। पाकिस्तान के लोगों में एक खुशी की लहर भी है, ख़ास तौर पे नौजवानों में। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो एक, आपको पता है वैसे एक अंदर से जो है ना वो एक दुआ निकलती है और एक वो कैफियत हो जाती है। जितने भी प्लेयर्स आए हैं इंटरनेशनल, हम उन्हें इस पाक धरती पर खुशामदीद कहते हैं और हम अपनी पाकिस्तानी टीम को भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और होप्स हो के 23 को बहुत अच्छा सा आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे होंगे कि पाकिस्तान जीत गया और इंडिया मैच हार गया। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आज चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हुआ, मुबारकबादी की हर तरफ थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर जो टीम ने किया वो आपकी तवक्को के मुताबिक किया? अच्छा, टीम ने तो मेरी तवक्को के मुताबिक ही किया, यही करना था। लेकिन जेन्युइनली जो आपने अभी मुझे शॉट्स सुनवाए हैं उसमें 30 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड बिकॉज वी हैव बीन अ क्रिकेटिंग नेशन और क्रिकेट हमारे लिए एक बाइंडिंग फोर्स है। अब आप आए, अगर हमने स्टेडियम बनाए, हमने रिफर्बिशमेंट की, हमने ये बहुत मेहनत करके ये टूर्नामेंट जो है उसको हमने कंसेंसस के साथ अब होस्ट करवाया, बिग अचीवमेंट जहाँ तक ये मैनेजमेंट पार्ट है। अब पाकिस्तान टीम जो है, मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप एक ओपनर, जो कि आज फिर वो इंजर्ड हो गया, एक ओपनर आप रखें और एक आधा ओपनर है जो कि अपनी टीम में रखा हुआ है, खिलाते इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि वो मेरिट नहीं करता। एक स्पिनर है आपके पास और आप उसके साथ मिरेकल्स, यू वांट के मिरेकल्स शुड हैपन। तो पाकिस्तान टीम की आईसीसी टूर्नामेंट में मैंने कभी ज़िंदगी में, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ पोटेंशियल वर्ल्ड कप 1975 से, मैंने कभी इतनी अजीबो गरीब इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी के साथ बनाई हुई टीम कभी नहीं देखी। और फिर ये एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोग्रेस कर गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब जो है ना वो टूल डिपेंडेंट हो गई है, वो अब इट इज़ नो मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई है उसकी और वो एनालिटिक हो गई है अब गेम। जैसे आज इवन न्यूजीलैंड खेला, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। तो ये डाटा ड्रिवन और प्रोसेस ड्रिवन जो आपकी चीज़ें हैं ये नीचे से आती हैं, लोअर टीयर सिस्टम से। तो हमारा तो रेजिस्टेंस टू चेंज है, हम तो आंखें बंद करके टीम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जो टीम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी हमें प्रेशर आ जाता है और हम उसको भी चेंज कर देते हैं। तो एक टीम, इंटरनेशनल जो टीम होती है उसमें यहाँ एक गेम चेंजर होता है,
या एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है या एक मैच विनर होता है? आप मुझे बताइए इस पाकिस्तान टीम में कौन है? इंटरेस्टिंग। सो अगर जो हम आपने कहा कि चीज़ें प्रोग्रेस कर गई हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि हम माजी से भी नीचे चले गए हैं। मसलन बॉलिंग हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती थी, आज आपको क्या लगा है फास्ट बॉलर्स ने क्या किया है, दिल खोल कर रन्स दिए हैं दूसरी टीम को? देखें, 151 रन तो हारिस ने और शहीन ने दिए 20 ओवर और 62 नसीम के डालने। आपके कोच आते हैं, हेड कोच आकिब जावेद, और कहते हैं कि वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। यार मैंने नाम पे तो चलना नहीं, मुझे आप ये बताएं कि जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुआ, क्या उसकी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर हुई थी? क्या उसके बाद उसकी लैंडिंग और उसकी बायोमैकेनिक्स और उसका एक्शन चेंज हुआ? क्या उसकी पेस कम हुई? क्या उसकी विकेट टेकिंग कैपेसिटी कम हुई? क्या नसीम शाह जो है वो थ्रोइंग आर्म में जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम था उसका इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी लेंथ पीछे होती है? सो अगर आपके फास्ट बॉलर सिर्फ नाम के रह गए हैं और काम के नहीं हैं, तो फिर मैंने इनके साथ क्या करना है? ऊपर से मैं पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ चला गया हूँ, मैंने एक स्पिनर खिलाया, फिर रिजवान को ये समझ नहीं आती कि उसने किसको किस वक्त यूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शंस कम है उसके पास। आज अब उसने पार्ट टाइम बॉलर्स 10 ओवर करवाए हैं सिर्फ और 55 रन कंसीड किए उन्होंने, बाकी सारे 113 रन आपने आखिरी 10 ओवर में दिए हैं। शहीन को रन ऐसे पड़ते हैं जैसे कि ही इज़ जस्ट बॉलिंग इन द पार्क। सो क्लियरली पाकिस्तान टीम इररेलेवेंट होती जा रही है। ये पोटेंशियल नहीं है अब इन लड़कों में, यहाँ ये फिट नहीं है और यहाँ इनकी कैपेसिटी नहीं है। आपको अब कुछ और सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। आपको वो अब आप ये नहीं कर सकते कि हम जीत जाएंगे और अल्लाह में हमें जिता देगा दुआओं से। दुआओं से नहीं अब आप जीतते। बाकी टीमें बड़ा होमवर्क करके आती हैं। आज न्यूजीलैंड के 3 आउट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक कंट्रास्टिंग चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान ने एक मैच जो है फाइनल न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन का, वहाँ पे सलमान अली आगा और रिजवान बैटिंग कर रहे थे और हमने बैटिंग नीचे से रीइंफोर्स भी की हुई थी, तो हमने 4 की एवरेज से रन्स किए थे, जो आज किसी भी क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज न्यूजीलैंड के 3 आउट थे जिस वक्त वो टॉम लैथम खेल रहा था विल यंग के साथ। 5.31 रन्स पर ओवर पर उन्होंने 118 की पार्टनरशिप की है और फिर उनको एग्जैक्टली पता था कि ग्लेन फिलिप्स ने आगे क्या करना है, किन बॉलर्स को उन्होंने लूटना है। दिस इज़ नोन एज प्रैग्मेटिक डाटा ड्रिवन, जो है एक प्रॉपर प्रोफेशनल आउटफिट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम 2 स्पिनर्स के साथ जा रही है और आप जो है आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो ये मैंने तो नहीं कहा था आकिब जावेद को या अजहर अली को, या मैंने हाथ तो नहीं बांधे थे असद शफीक के कि मैं 1.25 ओपनर रखूँ, मैं मिडिल ऑर्डर अपना देखूँ ना। बट इस टीम के ऊपर इतराज़ बहुत उठाए गए थे, आई एम श्योर आपने भी उठाया था, तो कोई असर नहीं हुआ उस इतराज़ का? तो आप समझ जाएं फिर इतराज़ उठाने वाले जो हैं हम लोग हम हल्के हैं और जिन पे इतराज़ उठाया जा रहा है वो तगड़े हैं। सो व्हाट शैल वी एक्सपेक्ट अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में क्या होगा? देखिए इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए, क्योंकि इंडिया का जो मैच होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारी अब बदकिस्मती से अब ये वो टीम भी नहीं है जो अदर फैक्टर्स को कैपिटलाइज कर ले, बिकॉज इनकी वो कैपेसिटी नहीं है। इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, वो मतलब किसी को समझ नहीं आई। उनके 5 स्पिनर्स आ रहे हैं दुबई में। सो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अगर उस पर देखना है मेरिट पे अगर मैं देखूँगा और मैं प्लेयर टू प्लेयर जाऊँ तो पाकिस्तान स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट इंडिया। लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जैसे आज बाबर आजम ने बड़ी लकलस्टर किस्म की इनिंग्स खेली है, बट ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द रन्स। सो अगर वन गुड परफॉर्मेंस ऑफ हारिस रऊफ और वन गुड शो फ्रॉम Saud Shakil or for that matter from Babar Azam, things can change. But at the end of the day, India is far too superior a team. और मैंने आपको पहले भी कहा था आपके शो में कि अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 3 या 4 टीमें अलहदा हो गई हैं और बाकी टीमें अलहदा हो गई, पोलराइज हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट। राइट। सो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करेंगे टीम की, अब क्या करें वो? व्हाट डू यू सजेस्ट? As far as the chairman of the Pakistan Cricket Board is concerned, पहले तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रेजोल्यूशन करना, आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट। उसके बाद स्टेडियम्स को रिकॉर्ड टाइम में बनाना ठीक हो गया, लेकिन उनको शायद किसी ने ये नहीं कहा था कि इन स्टेडियम में किसी खेलना भी होगा, वो खेलेगा कौन? सो टाइम हैज़ कम कि नाउ ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन। आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है वो तबाह कर चुकी है इस क्रिकेट को पिछले 6 से 8 साल में, क्योंकि कट फॉर रोल लोग हैं नहीं।
इररिलेवेंट लोग बैठे हुए हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सो व्हाट अबाउट द कैप्टन? कैप्टन को तब्दील करें या ये कैप्टन ठीक है, उनका कसूर नहीं है, टीम का मसला है? कप्तान की इतनी फॉल्ट ज़रूर है कि वो माना क्यों इस किस्म की टीम, एक्सेप्ट क्यों की इस किस्म की टीम, अदरवाइज कर क्या सकते, ऑप्शंस क्या है उसके पास। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान आज हमें ज्वाइन कर रहे थे। यकीनन आज का दिन इस हवाले से दुखी है कि हम मैच हार गए, लेकिन हार जीत होती रहती है मैचेस में। विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की और उनको मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात से पहले IMF का वफ़द भी चीफ जस्टिस से मुलाकात कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात 26वीं तरमीम और उसके असरात के तनाजुर में अहमियत की हामिल है। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते हुए नजर आए और अब जबकि चीफ जस्टिस इस मुलाकात के बाद हम कह सकते हैं कि खुलकर हुकूमती कैंप के साथ शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक अहम मुलाकात की तो दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत के खात्मे के बाद अब तसादम के खदशात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने का इंदिया दे रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद भी बातचीत की बजाय अब भरपूर मुज़ाहमत का पैगाम दे रहा है। सो होगा क्या? तहरीक इंसाफ इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने का एक फ़ैसला कर चुकी है, वो उसकी कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या ये इत्तेहाद कायम हो सकेगा, सस्टेन कर सकेगा? हुकूमती कैंप से भी हम देख रहे हैं कि बड़े तेज़ किस्म के बयानात जारी हैं। आज नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने बातचीत के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम तफ़हीम की सलाहियत ही नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम किसी को तामीर और तरक्की में रखना डालने और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। नौजवान नस्ल को पुरअमन और तरक्की करते हुए पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब मुल्क अल्लाह के फजल करम से एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने और अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले जो अनासिर हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। नून लीगी अरकान पार्लियामेंट को आवाम से मजबूत राब्ते रखने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी आजकल बड़ी एक्टिव हैं। वो ना सिर्फ मुख्तलिफ जलसे कर रही हैं बल्कि वहाँ पे बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं। लेट्स वॉच हर। पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? आप क्या इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना इन्हीं के माथे पे लगा है, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिनाह हाउस पे हमला कर दिया। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर। नौजवानों को वर्गलाया और कहा कि सड़कों पे आ जाओ। हम क्या दे रहे हैं लोगों को? स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब। ये क्या दे रहे हैं? किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये निज़ाम अब अपने खात्मे की जानिब है। अली मोहम्मद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम स्टार्ट मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट से ही करते हैं। वो कह रही हैं कि किसी भी जमात ने इस कदर इंतशार नहीं फैलाया जितना आपने फैलाया, एंड दिस इज हाउ यू विल बी रिमेंबर्ड। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हर किसी का अपना नुक्ता नज़र होता है। हो सकता है कि मरियम साहिबा समझती हैं कि नौजवानों को लैपटॉप देना या उनको इलेक्ट्रिक बाइक देना या इस तरह की चीज़ें जो है वो असल खिदमत है। ठीक है, ये भी एक, मैं नहीं समझता कि मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा कि आपने कोई लैपटॉप दिया है या अलाउ मी एज अपोज्ड टू उनको बम पेट्रोल पकड़ाना, उनको जल्द से जुलूसों में डंडे थमा देना, उनको आगे करना, खुद पीछे छुपना, ये एज अपोज्ड टू दैट। मैं आपका सवाल सुन लिया, मुझे जवाब देने की इजाज़त दीजिए। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि कौम की आंखें खोल दी हैं। उन नौजवानों में उन्होंने सियासी बसीरत और अवेयरनेस पैदा की है। नौजवान लड़के लड़कियों को पोलिटिसाइज कर दिया है। पोलिटिसाइज से मतलब ये है कि अब वो पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं। अब आप उनको माशरती इल्म की पट्टी पढ़ा के उनसे शाहदौला के चूहे नहीं बना सकते। अब वो इस मुल्क के एक ऐसे नौजवान बन गए हैं जो अपने हाथ में इस मुल्क की तकदीर लेके आना चाहते हैं। आप उनको चीज़ें हाथ में ना थमाएं, आप उनको इख्तियार दें कि अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। आप उनको पट्टी ना पढ़ाएं, वो खुद रिसर्च करेंगे, खुद इस पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और अगर आप समझते हैं
कि आप मुल्क को बहुत अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ इंतहा पसंद है, तो इससे बड़ी इंतहा पसंदी क्या होगी कि खातून वज़ीर आला की हुकूमत में ख़वातीन के सरों से दुपट्टे छीने जाएं, उनके गिरेबानों पे हाथ डाले जाएं और उनको घसीटा जाए। और आपकी क्या खिदमत है सवाए इसके कि इलेक्शन हार के आई हैं और अपने वालिद मोहतरम की वजह से वज़ीर आला बनी हैं, जिन्होंने कैंसर के बावजूद पंजाब की खिदमत ऐसी की जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। 85 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद जो अपने वालिद आपके वालिद मोहतरम से जीते बैठी हैं, उनको जेल में डाल के आपने कौन सा तुर्क का पता चला दिया है। मैं ये समझता हूँ वक्त साबित करेगा। ये अपनी पूरी तमतराक के साथ उन्होंने जलसा जुलूस किया है। सिर्फ इतनी हिम्मत पकड़ने और इजाजत दे दें, हमारी कुछ खवातीन मेंबरान में लीडरशिप ही नहीं आएगी और आपको इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान भर के दे देंगे, लेकिन आप में वो जरूरत नहीं है। तो ये छोड़ें, अवाम जिसके साथ खड़ी है उसका फैसला 8 फरवरी को हो गया है, आगे की बात करें। राइट। सो अब ये अब तय हो गया है। आज नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई, हम देख रहे हैं कि सख्त स्टांस अब गवर्नमेंट का है, तो बातचीत के रास्ते अब बंद हैं PTI और PMLN के दरमियान। सबसे बड़ी फरिया साहब, अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तान के हालिया सियासी तारीख में है, हालिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि सन 85 के बाद पाकिस्तान की तारीख का दूसरा दौर शुरू हुआ। एक था सन 47 से लेके सन 77 तक, बीच में 11 साल दौर आया माशाल्लाह ज़िया साहब का, और उसके बाद जो हालिया तारीख है उसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड ओहदों के लिहाज से 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, वो है नवाज शरीफ साहब। इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फॉर द रीजन कि जो जहर का प्याला उन्होंने पिया, उसके बाद तवक्को ये थी कि जो उन्होंने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, कम अज कम और कोई करे तो करे। मियां नवाज शरीफ से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह से फॉर्म 47 हाथ में पकड़ के वोट को इज्जत दो का जनाजा अपने हाथ से वो पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ सही माने में डेमोक्रेट होते तो एक बयान देते लाहौर में खड़े होके कि मेरा लाहौर है, इसने मुझे 3 बार वजीर आजम बनाया है, मैं इसके मैंडेट का एहतराम करता हूं। इस बार उन्होंने मुझे नहीं, डॉक्टर यास्मीन जो मेरी बड़ी बहन है या मेरी बहन की तरह है, उसको वोट दिया है। मैं आपके फैसले को सर तस्लीम हम करता हूं क्योंकि मैं वोट को इज्जत दो के बयानी पे खड़ा हूं। अगर वो ये करते, यकीन करें मीनार पाकिस्तान से लंबा उनका कद बन जाता, कदावर बन जाते। लेकिन आपने क्या किया, इख्तिदार की खातिर फॉर्म 47 की छोटी सी कागज की कश्ती में बैठ के अपने आप को बोना बना दिया। तो आप क्या बात करते हैं, आपने बात करनी है नहीं करनी, यू डोंट इवन मैटर। क्या आप फैसला कौन है? अगर आप फैसला कौन है मियां नवाज शरीफ, तो अली मोहम्मद जो एक पॉलिटिकल वर्कर है उसका सवाल है आपसे, आप वजीर आजम क्यों नहीं है? डिक्टेशन कहां से आई जाती उम्रा कि आप नहीं, छोटे भाई काबिल कबूल हैं। ये बातें हमें ना समझाएं। राइट। सो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को तहलील नहीं किया गया। लग रहा था कि शायद कोई उम्मीद हो, शायद बातचीत शुरू हो, लेकिन अब क्या तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आना है, क्योंकि यही कहा गया कि अब हम रिएक्ट करेंगे। प्लान सड़कों पर आने का है। मुज़ाकरात का अमल हमारी वजह से नहीं रुका, हुकूमत की वजह से रुका था। ओके, सो अब थोड़ा सा PTI पे बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब की लड़ाई हुई शोएब शाहीन साहब के साथ। मरवत साहब, उनके बारे में आपने लास्ट टाइम कहा था कि वो बुरे वक्त में साथ देने वाला अच्छा होता है, मगर वो भी अब पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। सो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन PTI, और आप कौन से वाले ग्रुप के साथ हैं? मरवत साहब के जाने पर खुश होने वाले या मरवत साहब के जाने पर नाराज़ होने वाले ग्रुप के साथ? आप मेरी बहन है और जितना मेरा सफर PTI में गुजरा है आपने मुझे कवर किया है। आपके ख्याल में मैं तहरीक इंसाफ में किस ग्रुप में हूँ? मेरा ख्याल से तो आप बिल्कुल एक सजेस्टिक साइलेंस के साथ खड़े हुए हैं। मैं इमरान खान के साथ एक विजन पे हूँ। मेरे लिए सबसे अहम इमरान खान है। इस जमात में मेरा कोई फेवरेट नहीं है। सलाम दुआ सबसे है, रात की दोस्ती किसी से नहीं, दुश्मनी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने एक दफा इमरान खान साहब से कहा था कि मेरा कोई ग्रुप नहीं, ना जहांगीर तरीन ग्रुप, ना शाह महमूद ग्रुप। मेरा ग्रुप इमरान खान ग्रुप है, इसलिए अक्सर अकेला रह जाता हूँ, कोई बात करने वाला नहीं रहता।
ये जो लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं ये नहीं मैटर करते। दोनों से एहतराम का रिश्ता है, मरवत साहब से भी, फवाद साहब से भी, सबसे। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, यू, मी, वी don't matter. Who matters is the man who is behind the bars for the last 562 days, to be exact, in Adiala, कैदी नंबर 804। कौम उसकी तरफ देख रही है, कोई अहम है। अगर आपको इमरान खान से मोहब्बत है, अगर आप उसके वफादार हैं, अपनी बातें ना करें, इमरान खान साहब की रहाई की बात करें। राइट, बट ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप इस वक्त किसी ग्रुप में नहीं है, यू आर स्टैंडिंग विद खान साहब। बट जो देयर इज नो ग्रुप इन पीटीआई, बट जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो ऑब्वियसली वो तो अभी पीटीआई में नहीं, वन ग्रुप इन पीटीआई, राइट, इमरान खान ग्रुप। तो फिर जब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मैं एक टीम बनाना चाहता हूं जो सिर्फ खान साहब की रिहाई पे फोकस हो, इमरान इस्माइल उसमें कह रहे हैं कि वो भी शामिल है, तो फिर इसमें क्या बुराई है? आप हंस रहे हैं इसके ऊपर। सारे पुराने साथी हैं, मुझे क्यों उससे लड़वाती हैं? नहीं, आप उसके ऊपर अपने इमरान भाई जो हैं, इमरान भाई, मतलब मैं इमरान इस्माइल साहब की बात करूँ, खान साहब तो कभी हम नहीं भाई कहते, वो हमारी हीरो हैं। तो इमरान भाई जो हैं पुराने साथी हमारे, मेरे से तो बड़े सीनियर हैं, तो आई विश देम लक। पूरा पाकिस्तान खान से मोहब्बत करता है, पुराने साथी हैं, अगर वो कोशिश करना चाहते हैं बिल्कुल कोशिश कीजिए। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, वो तब होगा जब खान साहब उनको वापस री एंट्री देंगे। मैं एक बात करता हूं, और मैं जितनी मैंने जेल काटी है, जो तकलीफें देखी हैं, उसके बाद मैं ये कहता हूं, असल लोगों ने गद्दारी तब की थी जब रजीम चेंज हुआ था और सिंध हाउस गए थे। फिर 9 मई के बाद जितने गए हैं, कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग, कोई थ्रेट, कोई गुस्सा, कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से जाना पड़ा। लेकिन फैसला अली मोहम्मद नहीं करेगा, गौर साहब नहीं करेंगे, ना राजा साहब करेंगे, फैसला इमरान खान साहब करेंगे। अगर वो मुनासिब समझते हैं, फबिहा हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन फिलहाल अगर वो कोशिश करना चाहते हैं, आई विश देम लक, बट दैट विल नॉट बी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म पीटीआई। वेरी गुड आंसर। बट ये जो आपने बात की, इससे लगता है कि थोड़ी सी शायद इनकी सुन लेनी चाहिए। मसलन इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, दीगर लोग, ये किसी और पार्टी में जाना चाहते तो चले जाते, ये नहीं गए, शायद मजबूरियां थी, दिल इनका अभी भी पीटीआई के साथ है, तो फिर क्यों इतनी सख्ती है इन पर? मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, ये तो पुराने साथी हैं। मैंने पहले ही अपना मौक़िफ़ दे दिया कि बहुत से लोग मजबूरी में गए, खुशी से किसी ने इमरान खान को नहीं छोड़ा। तो मैंने खान साहब की एक बात आपको मैं करना चाहता था, और वो इस हवाले से है, बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ। मैंने खान साहब को कहा आखिरी मुलाकातों में, नवंबर के मिड में, मे बी दैट वाज 12 और 13 नवंबर, मैं कहा खान साहब आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी सियासी गुड्डी चढ़ी हुई है, कौम आपके साथ है। अगर ऐसा ना होता आपको लोगों की असल शक्लें तब नजर आती। बहुत से लोग इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, या वापस जुड़ना चाहते हैं, या आपके साथ इस वक्त चिपटे हुए हैं, जिनको लगता है कि इमरान खान के साथ लग के हम मेंबर वजीर बन सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, अगर सियासी तौर पे खान साहब का ग्राफ ऊपर ना होता, तब मैंने खान साहब को कहा, तब आपको असल शक्ल नजर आती। ये अल्लाह का शुक्र है कि आपको लोगों की असल शक्लें अभी तक नजर नहीं आई, क्योंकि कौम आपके साथ है। और अगर कौम साथ ना होती, ये भी मैं बता दूं, पता नहीं ये खान साहब को क्या कर देते। बट अगर जब आपने खान साहब को मशवरा दिया या कहा कि अभी कौम आपके साथ है, आपने असल चेहरे देखी नहीं, बड़ी अहम एडवाइस थी, क्या कहा उन्होंने? डिड ही एग्री? बहुत सी बातें उस दिन मैंने की थी, 6.25 घंटे साथ था मैं। कुछ और भी बातें की थी, आपके किसी और प्रोग्राम में कहूंगा, लेकिन उन्होंने खामोशी से सुनी। और एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा चलो 9 मई का एक तो फायदा हुआ कि बहुत से गलत लोगों से जान छूट गई। तो फिर मैंने उन पे काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा खान साहब आर यू श्योर, क्या सब गलत लोगों से जान छूट गई? मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा यार क्या करता, 20-20, 25-25 साल का साथ था, मैं किसी को नहीं कह सकता था मुझे छोड़ के जाओ, 9 मई की वजह से जान छूट गई। These were the words of इमरान खान। अगर वो रिकंसिडर करते हैं, किसी को लाते हैं, हमारा लीडर है, तो आंखों पे नहीं लाते, वो भी फैसला कबूल है। इस वक्त देखें, पॉलिटिक्स अपार्ट, द नेशन नीड्स अ हीरो। हमारे हीरोज कम होते जा रहे हैं, हमारे पास नेशनल हीरोज नहीं है। एक खुदा करके रह गया, वो 562 दिनों से उसको हमने जेल में डाला हुआ है। ये कौम के साथ हम करने के, और दिस ऑल्सो आई टोल्ड देम दिस, उनके मैंने ये भी बात की थी कि खान साहब किसी भी
इज्जत वाले तरीके से इस जंदान से निकलें, क्योंकि आपका नहीं, क्योंकि ये मेरे अल्फाज थे। कभी पूछेगा जब वो बाहर इंशाल्लाह जल्द आएंगे, जब भी आएंगे, कि अली ने कहा था कि नहीं, मैं उनको कहा था कि खान साहब ये आपका कम नुकसान है, आपने देख लिया जो देखना था। ये इस कौम का नुकसान है कि उसको अपने लीडर से महरूम किया जा रहा है, और ये हमें फिर बाद में, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि फिर ये कौम हाथ मलती रह जाए। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छे तरीके से निकल आए और कौम को लीड करें, क्योंकि कौम को इस लीडर की जरूरत है। ये जितने आए बैठे हैं ये समझते हैं हमारा मुकाबला इमरान खान से है, आप अपनी खातिर जमा रखें, इमरान खान का आपसे तो मुकाबला ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने, सॉरी अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपने काफ़ी बातें बता दी उस मुलाकात की। आई होप कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें दीगर मालूमात भी पता चल जाएंगी। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाक चाइना इंस्टीट्यूट के ताउन से पाकिस्तान के खत्ते के दीगर ममालिक से राब्तों के हवाले से बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद हुआ। बैनुल-अक़वामी सेमिनार में सफारतकारों, माहिरीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंटरनेशनल सेमिनार का इख्तितामी इजलास ऐवान सदर में मुनक्किद हुआ, जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी खिताब किया। सेमिनार के दौरान माहिरीन ने CPEC को गेम चेंजर करार दिया। माहिरीन का मौक़िफ़ था कि गवादर पोर्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान आलमी तिजारत में अपना किरदार मज़ीद मजबूत बना सकता है। सेमिनार से खिताब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशिया की रियासतों को दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मिलाने में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। लेट्स वॉच इट। There are three new realities which show that the environment is conducive to promoting regional connectivity and the emerging opportunities for Pakistan. In the Central Asian region, the landlocked countries of Central Asia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, they want to be land linked through Gwadar Port, and that is a unique historic opportunity. In the South Asian landscape, we see a big change after the student revolution in Bangladesh and also the elections last year in different countries of South Asia like Maldives, Nepal and Sri Lanka. बायज़ीद बुरहानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। बार बार इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, जोग्राफिकल इंटरेस्ट या जोग्राफिकल लोकेशन, इस पे बार बार बात होती है। सो ये जो अहमियत है इसके, उसको एग्जैक्टली हम कैसे यूटिलाइज़ करें? देखिए जी, आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है ये इस ख़ित्ते में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए अदा करती हैं क्योंकि हम बहुत सारे ममालिक को जॉइन करने में एक बड़ा अहम किरदार है हमारा। जैसे कि एक तो आपको पता है कि आपका जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान के ज़रिए ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और फिर थ्रू ग्वादर और मकरान डिवीज़न को आप अगर आगे लेकर जाते हैं तो आप इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं, गल्फ़ की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ आपका वो हो जाता है। और उसकी बरक्स जब आप नॉर्थ की तरफ आते हैं तो GB के थ्रू आप लिंक अप फिर होते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, एंड थ्रू द वाखान कॉरिडोर आप फिर चले जाते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, और आपका फिर GB से चाइना की तरफ वो हो जाता है। हाँ। तो ये जो जियोग्राफिक लोकेशन है ये इसमें जो हाजिर वक्त के दौरान अभी जो मौके की एक नीड ऑफ द डे बन गया है कि सेंट्रल एशिया वांट्स टू रिकनेक्ट, मतलब जो रशिया से, जो USSR से मुल्क टूटे और आज वो ख़ुद एक बहुत बड़ी इकॉनमीज़ बन गई हैं, हाँ। उनके लिए पाकिस्तान वो लैंड लॉक्ड हैं, उनके पास अपने कोई समंदरी राह नहीं है कि वो लोग अपने कुछ इक़्तिसादी रास्ता हो या कुछ हो, तो उसके लिए पाकिस्तान इज़ द ओनली वे आउट। राइट। तो जिसकी बेस वाज CPEC, इसी पे हम बात करते थे उसकी इंपॉर्टेंस की भी। बट देन वेयर इज CPEC राइट नाउ? बीच में कभी खबरें थोड़ी सी मायूस कुन आती हैं, फिर पॉजिटिव आती हैं। वेयर आर वी ऑन CPEC राइट नाउ? अच्छा जी, इसमें मैं जल्दी से आपको ये चीज़ बताऊं कि CPEC BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का एक मंसूबा है जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2015 में इसको आगाज़ किया, उसका CPEC इस BRI प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यूरोप के साथ और बहुत सारे ममालिक के साथ, जिसमें ट्राइलैटरल कोऑपरेशंस हैं चाइना की, जिसमें 2 से ज़्यादा होस्ट कंट्रीज़ हैं। CPEC अपनी नौइयत की खासियत इसलिए उसकी खसूसियत है कि ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में ये 2 वाहिद फरीकैन हैं कि जिसकी ये कॉरिडोर है। तो एक तो ये आपको पता लग गया कि चाइना के लिए CPEC अहम क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने एक इतने $multi-trillion मंसूबे का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC को बनाया।
जो दूसरी बात आ जाती है कि पाकिस्तान में हम CPEC किस हवाले से इम्पोर्टेंट है। देखिए जो 10 साल हो गए हैं CPEC को सिंस इट्स इंसेप्शन, तो उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान में था 10 साल पहले, आपको पता था कि जो शॉर्टफॉल था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना था, और अभी कंपैरेटिवली वो जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे जो कि अपनी कंप्लीशन की तरफ आ गए हैं, वो दैट फ्रूट इज़ बीइंग राइपन्ड नाउ, और आपके एनर्जी क्राइसिस मुल्क में कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट कुछ इलाकों में ख़त्म हो गए हैं। जो आपकी इंडस्ट्री टेक्सटाइल और वो इंडस्ट्री हमारे मुल्क से शिफ्ट हो गई थी, दे आर कमिंग बैक होम। उसके अलावा रोड स्टिल अभी भी ये मसला तो है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आप कह रहे हैं ओवरऑल देखिए टू हैव इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉट टू हैव इट। तो डेफिनेटली चूँकि इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो एंड दीज आर पार्ट ऑफ देयर आर मतलब फाइनेंशियल थिंग्स इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली इन द स्टार्ट तो इट इज़ एक्सपेंसिव। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, सो दे विल हैव सम काइंड ऑफ अ वे टू कंपनसेट इट फाइनेंशियली, सो दैट्स व्हाई दैट इज़ समथिंग दैट can be later on taken care of, subsidized हो सकती हैं, that those are internal affairs, they have nothing to do with CPEC. Right, so वाखान कॉरिडोर का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया तक रसाई में वाखान कॉरिडोर को कहा जाता है कि ये एक इशू है। एक तजवीज़ ये भी है कि इस कॉरिडोर को कॉरिडोर ऑफ पीस करार दिया जाए ताकि पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान ये आपस में कनेक्ट हो जाएं। इज़ दैट वायबल? देखें, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, तो उसमें सबसे जो अहम की एक फंडामेंटल रोल है वो पीस का होता है कि जिस जो ख़ित्ते में अमन होगा तो तिजारत होगी, डेवलपमेंट होगी। तो जो वाखान का होस्ट कंट्री है डेफिनेटली जहाँ पर वो लोकेटेड है अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शान में, तो वाखान की जो पट्टी है ये बहुत बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो फेवरेबल और सूटेबल इन्वायरमेंट हो, ताकि इस नेचुरली आप देख सकते हैं कि चाइना हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इवन पाकिस्तान है, हम लोग अगर इस कॉरिडोर से अपने आप को लिंक करेंगे तो दिस इज़ अ $multi-billion कोऑपरेशन। तो उसमें एक ऐसे इन्वायरमेंट में ये चीज़ इनिशिएट नहीं हो सकती जिस तरह के अभी के सूरत हाल अफ़गानिस्तान के हैं। इन द लेटर इंडियन इंटरेस्ट, वो तो सही प्रोपेगेंडा करते हैं। इंडियन इंटरेस्ट वहाँ पे एक तो इंटरेस्ट है, दूसरा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप चाइना के साथ और ताजिकिस्तान के साथ तो उनको आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये पुराने शारा रेशम के दोस्त हैं हम। वी हैव बिन कोऑपरेटिव पार्टनर्स फ्रॉम सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। हाउएवर अफ़गानिस्तान के अंदर जो जितना इंडियन इन्वॉल्वमेंट्स है, जितना इंडिया वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बनते हैं, जो कुछ भी होता है, उसका एपिसेंटर अफ़गानिस्तान होता है। तो आई बिलीव कि अगर हम इस कॉरिडोर को, इस मामलात को, ना सिर्फ हम बल्कि चाइना भी और ताजिकिस्तान itself and अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और द पीपल हु वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दैट, वो सब कुछ ये समझते हैं कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं दूसरे ममालिक की, अगर ये सिर्फ ये कोऑपरेशन हम 4 ममालिक के बीच में होगी तब इसमें बेनिफिट होगा। अगर अफगानिस्तान के हालात इस तरह से रहेंगे तो ये फिर मुश्किल है, ये हमारे लिए नेमत से ज़्यादा ज़हमत बन सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। अपने घवानों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।